हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा इंडियन कॉलोनाइजेशन का जो पार्ट 2 है, सेकेंड फेज, जिसे हम पढ़ते 1813 से 1857 तक पढ़ेंगे। द बैटल ऑफ प्लास 1857 का जो रेवोल्यूशन होता है उस समय तक का जो बीच का पीरियड है, ये इंडस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन कहलाता है। ये जो है औद्योगिक पूंजीवाद, जो औद्योगिक ये उपनिवेशवाद कहलाता है, क्योंकि इस समय इंडस्ट्री जो हमारे पास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, स्मॉल हैंडीक्राफ्ट स्मॉल इंडस्ट्री थी, चाहे किसी प्रकार का जो भी हमारे पास इंडस्ट्री हुआ करती थी, जिससे हमारी इकोनॉमी पूरे वर्ल्ड लेवल पे पावरफुल हुआ करती थी, इन बीच में सेकंड जो कॉलोनाइजेशन आता है, इनका सेकंड फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, जिससे इंडस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन में इंडस्ट्री को किसी भी तरीका इनको खत्म कर देते, जिससे द बेस ऑफ इंडस्ट्री एंड फिर इंडस्ट्री को, पहले तो बेस को खत्म करते हैं, फिर इंडस्ट्री को खत्म करती है। और ये किस टाइप से खत्म करती है, किस टाइप को कंप्लीट करती है, उससे हम मेंस ऑफ BE के जितने भी स्टेप से जो क्वेश्चन बनने वाले वो भी देखेंगे। अब पहले हम देखते हैं ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इंडिया ये कर क्यों रही है। पहले फर्स्ट फेज में पढ़ा, जो कमर्शियल कॉलोनाइजेशन में पढ़े थे, उसमें जो पढ़े थे जो फाइनेंशियल, उसमें प्रथम चरण में पढ़े थे कि इसमें ये था कि जितने भी इंडिया में जो 1757 के बाद 1813 के बीच में इन्होंने क्या किया कि सिर्फ अपने आप को जमाया, पकड़ा, और जब जमाया वो फाइनेंशियली रूप से, चाहे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो इन्होंने उस टाइम तो जमाया। फिर देखा कि यार अब वॉर की, संधियां की, बहुत सारे की, उसके बाद 1813 का जो बात आता है डायरेक्ट इंडस्ट्री पे धावा बोलते, क्योंकि इस समय वो पीरियड हो चुका है जब इंडस्ट्री, यूरोप एक रेवोल्यूशन हो चुका है, वहां पे औद्योगिक क्रांति हो चुका है। देखो मैं बता रहा हूँ, फिर से इसको बैकग्राउंड समझिए। अगर मैं बोलूं कि इंडिया पे क्या करना चाहते हैं, वो इंडिया में वो करना चाहते हैं जो यूरोप में हो चुका है। क्या करना चाहते, देखो इंडिया में देखा कि भाई साहब यूरोप में उस समय बहुत पुनर्जागरण हो चुका है, यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हो चुका, ठीक है, ये आप समझ ले, पुनर्जागरण हो चुका, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी आविष्कार हो चुका, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो चुका। अब वहां पे राज करना संभव नहीं है, अब वहां पे इंडस्ट्री लगाना संभव नहीं है। तो जब यूरोप में पुनर्जागरण हो गया, साइंटिस्ट का विकास हो गया, मतलब पुनर्जागरण, चिंतन, बहुत बड़े वैज्ञानिक निकल रहे वहां से, इंडस्ट्री लग गई है, प्रोडक्शन ज्यादा है, गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है, तो बताओ कि जब कहीं भी किसी भी एरिया में प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन को लेने वाले, खरीदने वाले नहीं रहेंगे, तो फिर कैसे चलेगा। तो इन्होंने क्या किया यार, वहां इंडिया में, ब्रिटेन में प्रोडक्शन किया और इंडिया में लाकर बेचा। तो उस समय इंडिया में देखे जब यहाँ पर लाके जो बेचने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी क्या, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी इंडियन कॉलोनाइजेशन, जो उसमें जो सबसे पहले था कि इंडियन जो हमारा इंडस्ट्री था, इसको किसी तरह खत्म किया जाए। तो इंडिया में जितनी भी इंडस्ट्री थी उसको खत्म किया। अब किस टाइप से खत्म किया वो देखते हैं। सबसे पहले हम जब फेस पढ़ते हैं कि भाई कंपनी का एकाधिकार समाप्त। अब देखो मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड जाता हूँ, ये एक ऐसा दौर है जब ब्रिटेन में बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्री लग चुकी है, और लगने के बाद अब उस ब्रिटेन से जो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मोनोपोली प्राप्त है कि भाई ब्रिटेन जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर जैसे देशों पे आप माल बेचोगे या उस पे व्यापार करोगे, और किसी को नहीं पावर था। इसकी वजह से वहां पे जो बहुत सारे वस्तुओं का प्रोडक्शन तो हो रहा था, लेकिन बेचने की जगह नहीं मिल रही थी। तो उस समय क्या था कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त करने की बहुत जोर शोर मांग चल रही थी वहां के संसद में। वहां के अलग अलग कंपनी जो थे, इनकी जो प्रतिद्वंदी कंपनी थी, कॉम्पिटिटिव कंपनी थी वहीं की, ब्रिटेन की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर बोले थे भाई वहां के क्षेत्र को मोनोपोली से खत्म करो, मोनोपोली खत्म करो, क्योंकि हम खुद जाएंगे व्यापार करने के लिए, उससे हमारा ब्रिटेन को फायदा होगा, ब्रिटेन डेवलप्ड होगी। तो इन्होंने फाइनली किसी तरह प्रेशराइज करके और 1813 में क्या किया, कंपनी का एकाधिकार समाप्त, जो हमारा ब्रिटिश इंडियन कंपनी का मोनोपोली था, खत्म, एंड ऑफ मोनोपोली, ठीक है ना। इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियलाइजेशन रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1750 से 60 के बीच में हो चुका था, भारत में होना बाकी था, अब भारत में करना है इसको। 1750 से लेकर 1760 में ब्रिटेन में हो चुका है, वहां पे स्टेबलाइज हो चुकी मशीन इंडस्ट्री, बहुत मात्रा में इंडस्ट्री हो चुकी है, और वहां पे मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है किसका, गुड्स का। तो अब इसको चाहिए क्या भाई, तो अब इसको चाहिए क्या,
नीड अ मार्केट, इनको मार्केट चाहिए, बहुत बड़ी मात्रा में जो मार्केट चाहिए, जो ऐसा बाजार चाहिए जो हमारी वस्तुओं को अपने क्षेत्र में मतलब बेच सके। तो भारत जैसे इतने से बड़े भारत जैसे देशों के एक बहुत अच्छा ऑप्शन था उसके पास ब्रिटिश वासियों के खिलाफ साथ। तो भारत जैसे देशों को बाजार बनाया और बोला कि भाई अब हमारे पास तो मशीन है और बाजार में मिल गया। तो बताओ कि बाजार में जो मशीन का के अंदर जो सामान प्रयोग कर, जो मशीन के अंदर रॉ मटेरियल लाएंगे वो कहां से लाएंगे, तो वो भी रॉ मटेरियल के भी सर्च भारत से बना, भारत को बनाया गया। तो भारत को क्या बनाया गया, एक वस्तु एक मतलब कच्चे माल का निर्यातक और जो तैयार वस्तु का आयातित बना दिया। देखो जब यहाँ पे इंपोर्टर हुआ करते थे, हम निर्यातक देश बना करते थे एक जमाने में। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं तो गोल्डन कंट्री के नाम से जाना जाता था, सोने की चिड़िया इस वजह से क्योंकि यहाँ निर्यात ज्यादा था, इतना हमारा ओवर प्लस इकोनॉमी थी कि हमारा सब कुछ करने के बाद शेष बच जाता था और हम विदेशों में इसको एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, एक्सपोर्ट कर देता। अब क्या हो रहा है कि जैसे ब्रिटिश वासियों ने हमारी इंडस्ट्री को खत्म कर दिया, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारे वर्ल्ड लेवल पे बहुत फेमस हुआ करते थे, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को समाप्त किया, उस वजह से हमारी इकोनॉमी चली गई। और इन्होंने क्या किया, भारतीय बाजारों को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और पके हुए मतलब जो तैयार वस्तु का आयातक बना दिया। कैसे, ब्रिटेन में बन रही है मशीन से वस्तु, वहां से जो बनी हुई वस्तु को भारतीय बाजारों में बेचा जाएगा और भारतीय क्षेत्र से कच्चे माल को निकाल के वहां बेचा विदेश ब्रिटेन में भेजा जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ब्रिटेन की वस्तुएं इंडियन जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से बनी हुई वस्तु के मुकाबले बहुत सस्ती हुआ करती थी, सस्ती तो सस्ती और उसमें जो लागत भी कम और उसके टैक्स भी ना के बराबर लगाया जाता था ब्रिटेन वासी। और इंडिया की वस्तु में मेहनत भी लगती है और इस पर टैक्स ऊपर से ब्रिटेन द्वारा बहुत ज्यादा लगाया जाता था ताकि उसके मुकाबले में ज्यादा महंगी बिके, और ये बिकती भी नहीं थी। इस वजह से हमारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट आया। क्या हुआ, 1813 का चार्टर एक्ट, और इसमें चाइना जो चाय और चीन के साथ मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार के अलावा मोनोपोली पूरा समाप्त। भाई चाय का व्यापार रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार है और चीन का जो एकाधिकार, इन दोनों के अलावा, क्योंकि मैं बता रहा हूं क्यों चाय चीन, क्यों चाय हम चीन से क्या करते थे, अफीम लेते थे और उसको चाय देते थे, हम उससे अफीम लेते थे और चाय देते थे, और ऐसे इनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था। और ये ब्रिटिश वासी नहीं चाहते थे कि इसको टूटा जाए, क्योंकि अफीम की डिमांड उस समय बहुत थी, ठीक है ना। तो चाय और चीन का से व्यापार बहुत अच्छा उनका चल रहा था, तो उनको छोड़कर बाकी उनका जो जितने भी प्रकार के एकाधिकार थे, मोनोपोली से सब खत्म। अब आ गई इंडिया में मार्केट कॉम्पिटिटर, बहुत सारे अलग अलग कंपनी अपनी माल बेचने आ गई। अब देखो क्या होता है, जब भी अब यहाँ का एकाधिकार समाप्त, तो अलग अलग कंपनी आ चुकी है, ठीक है। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यहाँ पे अभी भी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां का राजनीतिक अधिपत्य मतलब पॉलिटिकल जो कंट्रोल करने के लिए इनका पॉलिटिकल कंट्रोल करने क्या किया, या राजनीतिक जो अधिग्रहण करने के लिए क्या किया, इन्होंने वॉर किया। देखो मैं पहले क्लास में बता चुके हैं कि भाई कैसे राजनीतिक क्षेत्र का अधिग्रहण किया। तो इन्होंने देखो आपको प्रूफ करना पड़ेगा जब आप आए मेंस में आंसर राइटिंग करने के लिए कि वाणिज्य पूंजीवाद क्या है, इंडस्ट्रियल कोलोनाइजेशन क्या है, इनको समझाइए। तो आपको समझाना पड़ेगा था भाई ये कंपनी का एक अधिकार समाप्त हो, उसके बाद राजनीतिक अधिकरण करा गया, फिर कृषि का वाणिज्यकरण किया गया, फिर उस टाइप से भारत को आयातित बना दिया गया। इस टाइप से आपको बताना इस टाइप में, तो मैं आपको बताया जा रहा हूँ पॉलिटिकल इनको कंट्रोल किया। भारत जैसे देशों को पॉलिटिकली रूप से राजनीतिक अधिकरण कैसे किया, इन्होंने देखा कि यार फाइनेंशियली तो पूरा एक अधिकार हो चुका है, कंट्रोल हो चुका है, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में चाहे क्राउन के रूप में हो चुका फाइनली, ये बहुत पूरी तरह कंट्रोल। अब क्या कहा जाए कि किसके पॉलिटिकली रूप से किया जाए, तो वॉर किया इन्होंने, वॉर किया कैसे, एंग्लो मराठा युद्ध वॉर किया, आंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में किया था। एंग्लो मराठा वॉर जो किया गया था 1817 से 1818 के बीच में, जो फाइनल थर्ड वॉर था, ये आपको पता है कि ये थर्ड वॉर है, पहला दूसरा तीसरा हो चुका है, ये थर्ड वॉर है, ठीक है ना। फिर आंग्ल सिख युद्ध किया, आंग्ल सिख वॉर, इनमें भी इनको हरा दिया सिखों को। फिर लॉर्ड हार्डिंग की जो पॉलिसी आई थी, फिर लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसकी वजह से बहुत सारे क्षेत्र को कैप्चर कर लिया गया, कैप्चर
हड़प लिया गया। देखो मैं बताऊं, दो आया था लॉर्ड हार्डिंग की 1845 और 46 के बीच में जो इनका पॉलिसी रहती है, बड़ा कठोर पॉलिसी, लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद उससे भी ज्यादा कठोर लॉर्ड डलहौजी, आपको पढ़ चुके होंगे लॉर्ड डलहौजी, मैंने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में बताया है। जो भी हमारी वीडियो अगर आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लगातार देख रहे हैं तो आपको पूरा समझ में आएगा लॉर्ड डलहौजी की जो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, कैसे इन्होंने सतारा को, बहुत अवध वाले क्षेत्रों को कैसे कैप्चर्ड किया था। मैंने फिर भी लिख दिया कि इन्होंने उस लॉर्ड डलहौजी के ने अपनी डॉक्ट्रिन मतलब राज्य हड़प नीति के तहत क्या क्या, सतारा, संबलपुर, अवध, झांसी, नागपुर जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों को कैप्चर्ड कर लिया, हड़प लिया। बिन बताए, क्योंकि इन्होंने हड़प नीति के तो बोला कि भाई कोई भी दत्तक पुत्र हो, गोद लिया पुत्र हो, मान्य नहीं होगा, और किसी न किसी बहाने के रूप में उसको हटा दिया जाता था। फाइनली उसका इंटेंशन ही था कि भाई कोई भी राजा नहीं होगा, बस एक कंपनी होगी या तो एक ब्रिटिश क्राउन का राज होगा, कोई बीच में राजा उजा नहीं होगा। ये इंटेंशन था उन सबों का, ये कैप्चर करे। तो पॉलिटिकली रूप से देखो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आपको मैं इसलिए जोड़ रहा हूँ, ये इंडस्ट्री में आता है, उस दौरान हुआ था, और इंडस्ट्री के ये उस दौरान होने वाली घटनाएं हैं। इस बीच में जो सेकंड चरण, जो सेकंड चरण, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल कोलोनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री का इस समय सबसे ज्यादा पतन हुआ था। अब इस बीच में क्या हुआ तो पढ़ना जरूरी है ना। अब देखो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का वाणिज्यकरण किया। जब देखा भाई अब हर क्षेत्र में आ चुका, हम एकाधिकार, हम इकोनॉमी को कंट्रोल कर चुके, पॉलिटिकली रूप से बहुत तेज आ चुके, तो अब देखा कि भाई अब जो ब्रिटेन में जो कच्चे माल चाहिए उनको कैसे पूरा किया जाए। तो कच्चे माल के लिए भाई नकदी फसलों पर बढ़ावा देंगे। नकदी फसलें जो होती है जो करंट मूल्य पे आधारित होती है, जैसे इन्होंने चाय, कॉफी, रेशम, कपास, अफीम, जूट, इन सबों को बढ़ावा देना स्टार्ट कर दिया लोन बाय लोन रूप से। भाई लोन लो, कुछ भी करो, लेकिन हमें ये फसलें चाहिए। कौन सी फसलें? तो चाय, कॉफी, रेशम, कपास, अफीम, जूट, ये ऐसे फसलें हैं जो करंट मूल्य पर आधारित होती है। करंट इससे तुरंत पैसे मिलते हैं, और इससे क्या हो नेगेटिव इम्पैक्ट पर दगनी प्रथा का मतलब विकसित हुई। इसमें क्या था, फसल उगाने से पहले ही पैसे दे दिया जाता था। पैसे देना कि भाई आपको मैंने पैसे दे दिए, आप फसल उगा, पैसे लेना। जब क्या होता था, दगनी प्रथा। इसमें कभी कभी किसान जो है ना, जो है फसल उगाने के लालच में आके भाई मेरी प्रोडक्शन होगी ज्यादा, तो उससे पहले मैं ज्यादा लोन ले लेता हूँ और ज्यादा प्रोडक्शन करता हूँ। कभी कभी प्रोडक्शन हो नहीं पाता और लोन उल्टा पड़ जाता है। क्या होता है, लोन मतलब जो होता है ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में बदलना, मतलब सिंपल इंटरेस्ट से सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते इतनी मतलब उसकी चक्रवृद्धि ब्याज हो जाती है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाती है, कि वो अपना लोन कभी चुका नहीं पाता और वो दगनी प्रथा के अंदर आ जाता। अपनी जमीनें, अपनी जितने भी जमीन है वो सब बेचनी पड़ जाती है, कैप्चर हो जाता भाई दा जो साहूकार होंगे जमींदार के तरह, साहूकार ही ले लिए जाते थे। अब ठीक है ना, तो ये इसके नेगेटिव इंपैक्ट है नकदी फसल के। क्या हुए कि भाई अंग्रेजों ने तो बढ़ावा दिया कि मेरे को भाई कपास चाहिए, क्योंकि वहां से कपड़े बनने के लिए मेरे को कच्चे कपास की जरूरत है, कच्चे माल की, और इसके लिए मेरे को ताकि वहां से बने बनाए वस्तु यहाँ पे बेचे जाए। और ऑटोमेटिक देखना है कि कोई भी कच्चे माल का जितना वैल्यू नहीं हो जितना पकी हुई चीज का होता है। इसलिए आप कुछ भी चीज, गेहूं का जितना वैल्यू नहीं होगा जितना आटा का वैल्यू होगा, जितना आटा का वैल्यू नहीं होगा जितना बिस्किट का वैल्यू होगा। तो ये ध्यान रखना। तो ये इन्होंने इनका दगनी प्रथा विकसित हुई, और इससे कृषि का वाणिज्यकरण का मतलब यही है कि कृषि का पहले हम वो करते थे। हमारा कृषि पहले क्या था कि गेहूं, चावल ऐसे था, खाद्यान्न फसलों पे आधारित था और अधिशेष सरप्लस इकोनॉमी हुआ करते। लेकिन हमने क्या किया, वाणिज्य कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया, और ये हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा। उससे भूखमरी और बढ़ी, ठीक है ना। चाय, कॉफी, रेशम, कपास, अफीम जैसे विकसित हुए, मतलब उगाने लगे, और उससे दगनी प्रथा विकसित हुई, ठीक है। और नील जो तीन कठिया प्रणाली आपको पता है ना, इससे भी कृषि का पतन हुआ। तीन कठिया प्रणाली, नील व्यवस्था जो है, ये भी नील भी एक तरफ से आपको दगनी, ये नगदी फसल के अंदर आता है। जो तीन कठिया प्रणाली हुआ करती थी बिहार में, स्पेशली चला करता था, जो राजकुमार शुक्ला जैसा द्वारा गांधी जी मिलकर इसको हटाए गए 1917 में। तो इससे भी कृषि का पतन हुआ। तो देखो कैसे कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, कैसे इनका मतलब खाद्यान्न वस्तु से नगदी फसल से आए, और हमारा इंडस्ट्री, कृषि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री भी बर्बाद हो रही है, ठीक है ना।
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री तो बर्बाद हुई। अब आते हैं, अब क्या हुआ, जब ये देखा गया कि भाई कच्चे माल को नगदी फसल तो भाई कोई खाएगा नहीं, भाई क्या कपास खाएंगे, क्या अफीम खाई, चाय खाई जाती है, नहीं, खाद्यान्न वस्तु खाई जाती है। तो क्या हुआ कि भाई अब नाउ इंडिया बिकम अ फिनिश्ड गुड इंपोर्टर। फिनिश्ड गुड आप समझ सकते हो, तैयार माल होते हैं, फिनिश्ड गुड्स, गुड इंपोर्टर, ठीक है ना, फिनिश्ड गुड्स इंपोर्टर से बन गया भारत, तैयार माल का आयातक देश बन गया, ठीक है ना। ये अब क्या हुआ कि देखो, तैयार माल का आयात और कच्चे माल का निर्यातक देश बन गया। ये बताने की कोशिश कर रहा है ब्रिटिश गुड्स बहुत चीपर देन इंडियन गुड्स। ब्रिटेन की जो वस्तु हुआ करती थी सस्ती हुआ करती थी भारतीय वस्तु के मुकाबले। कैसे? भारतीय वस्तु पर टैक्स ज्यादा 15 से 20% लगाए जाते हैं, ब्रिटेन पे 2 से 3%, तो वो सस्ती हुआ करती थी और मशीन से बनाई गई वस्तु भी सस्ती ऐसे होती है। ब्रिटेन के जो सामानों पर जो ब्रिटेन के सामानों पर कम कर लगाया जाता है 2.5 से 3.5%, भारतीय माल पर अधिक कर लगाया जाता है 15 से 20%। इससे भारतीय इंडस्ट्री का पतन हो गया। इसे भारतीय जब ऑटोमेटिक भाई आप यहां से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से भेजी गई वस्तु पे अधिक से अधिक टैक्स लगाओगे तो यहाँ पे जो बनाने वाले जो कारीगर है भाई उनको कहां से पैसे आएंगे? जब उसके पास पैसा नहीं होगा तो भाई दूसरा काम तलाश लेंगे। जब दूसरा काम तलाशेंगे तो अपना वो इंडस्ट्री पेशा शुरू से करते आ रहे पुराने समय से पूर्वजों से, वो छूट जाएगी और हैंडीक्राफ्ट जो भी उद्योगों का पतन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये है आपका भारतीय जो है उद्योग का पतन। फिर कंपनी का एकाधिकार समाप्त, आपको पता है कि 1813 में समाप्त हो गया था, है ना। फिर भारत को कच्चा माल का आयात, तैयार वस्तु का निर्यातक बना दिया, ठीक है ना। इससे क्या हुआ कि उद्योग का पतन हो गया, ठीक है ना, कृषि का वाणिज्यकरण हुआ, ठीक है ना। अब कुछ सकारात्मक परिणाम भी बोलते हैं। इससे क्या हुआ, अंग्रेज ने तो भाई अपने फायदे के लिए बहुत सारे ऐसे पॉलिसी लाए जो नकारात्मक ही हुए, लेकिन उससे कुछ कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम हुए। जैसे मानव संसाधन, पहले हम इंसान को एक संसाधन के रूप में नहीं बस एक यूज करते थे, लेकिन अब अंग्रेज के आने के बाद उन्होंने ऐसी पॉलिसी विकसित की कि मानव एक संसाधन के रूप में बनने लगे, मानव एक संसाधन के रूप में बनने लगे। उन्होंने नई शिक्षा प्रणाली लाई, जैसे अंग्रेजी शिक्षा। जब भी अंग्रेजी शिक्षा आई तो नई मतलब सोच आए, और नई सोच आया तो आपको पता है कि लोग जैसे अंग्रेजी शिक्षा सीखे वो लंदन, फ्रांस, ब्रिटेन भागने लगे। अब जब ये भागे तो वहां की फ्रांसीसी क्रांति को देखा, वहां के रेवोल्यूशन को देखा, यूरोप में जो नेशनलिज्म हुआ है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उनको पढ़ा और लाइब्रेरी से किताबें पढ़ी और उनकी सोच और विचार में बढ़ापा हुआ जो, और उससे राष्ट्रवाद में लड़ने में मदद हुआ, राष्ट्रवाद में एकजुटता प्रदान की इन सब ने, ठीक है। क्या हुआ तो मानव संसाधन का एक अच्छा उदाहरण है, मानव एक संसाधन के रूप में विकसित हुई। नई शिक्षा प्रणाली जैसे अंग्रेजी शिक्षा का विकास हुआ। न्याय प्रणाली हमारे पास नहीं हुआ करता, लेकिन अंग्रेजों की चलती न्याय प्रणाली की एक अच्छी न्याय प्रणाली की शुरुआत हुई। समाज सुधार उसी समय हुआ। राजा राम मोहन राय, है ना, जैसे जो समाज सुधारक जो रहे उस समय के, ठीक है ना, जो अंग्रेज से थोड़ा संपर्क होकर कर करते, तो भी नई शिक्षा, अंग्रेज शिक्षा का बढ़ावा देकर, ठीक है ना। यातायात के साधन विकसित हुए। रेलवे का विकास हुआ। रेलवे का 1853 में इंडिया में चला था, कहां से? मुंबई से थाने के बीच में, ठीक है ना, और ये 10 किलोमीटर का था। 1853 में विकसित हुआ। रेलवे का, रोडवे, है ना, रेलवे, संचार, जैसे संचार के साधन जैसे होता है आपका, जो भी संचार के साधन बहुत सारे होते हैं, डाक हो सकते हैं, तार, विकास हुआ। क्या क्या हो गया? और संचार के डाक, तार जैसे चीजों का विकास हुआ, ठीक है ना, है ना। सबके परिणाम में भारत, इस सब के परिणाम क्या हुआ? भारत सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की तरफ अग्रसर बढ़ा, और इसी का परिणाम हुआ कि 1857 की क्रांति हुई। क्योंकि भाई इंडस्ट्री हमारी खत्म हो चुकी थी, सारी इनकी पॉलिसी आ रही, तो फाइनली इसका जो मेन परिणाम होता है 1857 की क्रांति। तो ये हमारा देखा जाए कमर्शियल कॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन, ये है 1813 से 1857 के बीच में जो भी जो घटनाएं हुई थी, हमने अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट इसका है कॉलोनाइजेशन का लास्ट पीरियड है, उसको पढ़ेंगे, फिर हम नए नेशनलिज्म पे आएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।